सभी को नमस्कार। रीट एग्जाम के लिए हिंदी भाषा एवं शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 4 और आज के टेस्ट में हमने रीट 2021 में जहाँ पर 2 एग्जाम्स हुए थे, लेवल 2 और भाषा फर्स्ट और सेकंड में जो हिंदी भाषा एवं शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया है। 50 प्रश्न यहाँ पे लिए हमने और ये प्रश्न आगामी रीट प्री और रीट मेंस एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सुलेख के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है, प्रतिलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख या इनमें से सभी। सुलेख के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है? क्या प्रतिलेख है, श्रुतिलेख है, अनुलेख है या उपरोक्त सभी? तो चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा, बुलेटिन बोर्ड है, सर्वे सामग्री है, दृश्य सामग्री है, आयामी सामग्री है या कोमल सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, बुलेटिन बोर्ड वाला। तो ऑप्शन 2 ही होगा, दूसरा ये विकल्प दृश्य सामग्री। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या नाटक का तत्व नहीं है? नाटक का इसमें कौन सा भाग नहीं है? कथोपकथन, कथा वस्तु, पात्र अथवा चरित्र निर्माण या सस्वर वाचन? नाटक का तत्व नहीं है तो कथोपकथन बिल्कुल है, कथा वस्तु भी होती है, पात्र और चरित्र निर्माण भी होता है, सस्वर वाचन ये नहीं, ये वाचन के मतलब भेद है। तो ऑप्शन क्या होगा? चौथा ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा स्तर सुधारने के लिए यह सर्वाधिक आवश्यक सोपान है? नियमित अध्यापन, विस्तृत समय चक्र का निर्माण, विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग, विद्यार्थी का सामयिक परीक्षण। भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक जो आवश्यक सोपान है वो कौन सा होगा इसमें? थर्ड ऑप्शन सही होगा, तीसरा विकल्प, विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारक है? पाठ आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा नियमावली, भाषा की पाठ्य पुस्तकें या समृद्ध भाषिक वातावरण? भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारक इसमें से कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन सही माना गया, चौथा विकल्प समृद्ध भाषिक वातावरण। आगे देखिएगा, छठा क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सीखने के पक्ष में, यानी पढ़ने से पहले ये बल देता है लिखने पर? कौन सा शिक्षा शास्त्री है? हेलन पारकास्ट, किलपेट्रिक, स्टीवेंसन या मारिया मोंटेसरी? फोर्थ ऑप्शन होगा मारिया मोंटेसरी, जो कि पढ़ाने से पहले लिखने के पक्ष में है, कि पढ़ाने से पहले बच्चों को लिखना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 7वां है, विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति है? लगातार मूल्यांकन करने के लिए कौन सी परीक्षा पद्धति उपयुक्त है? यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति, सत्रांत परीक्षा पद्धति, वार्षिक परीक्षा पद्धति या मौखिक परीक्षा पद्धति? तो लगातार मूल्यांकन हेतु जो उपयुक्त परीक्षा पद्धति वो कौन सी इनमें से होगी? पहला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 8वां हमारे सामने, भाषा प्रयोगशाला में वृत्त शब्दकोश का निर्धारित स्थान वह है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी के पास, प्रत्येक मेज पर, भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष या कोई निर्धारित स्थान नहीं है। भाषा प्रयोगशाला में वृहद शब्दकोश का निर्धारित स्थान वह है। तो 8वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर थर्ड से होगा, तीसरा विकल्प है भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है? शैक्षणिक निदान की विधि कौन सी नहीं है? निरीक्षण विधि, संचित अभिलेख, उपचारात्मक विधि या शारीरिक परीक्षण? शैक्षणिक निदान की कौन सी विधि इनमें से नहीं है?
चौथा ऑप्शन सही होगा शारीरिक परीक्षण। निरीक्षण विधि है, संचित अभिलेख है, उपचारात्मक विधि है। शारीरिक परीक्षण शैक्षणिक निदान की ऐसी कोई विधि नहीं होती। 10वां क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? अव्याकृत प्रणाली, सहयोग प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली या निगमन प्रणाली। सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन होगा पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 11वां है पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है। पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है विषय वस्तु, भाषा, शैली या शीर्षक। बाह्य गुण कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन होगा शीर्षक, बाह्य गुण शीर्षक। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भाषा सिखाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है लोकोक्ति मुहावरों का ज्ञान कराना। सेकंड ऑप्शन है स्वयं की बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता विकसित करना। और थर्ड ऑप्शन है धारा प्रवाह पठन की योग्यता बढ़ाना। चौथा विकल्प है कहानी कविता की समझ बढ़ाना। तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भाषा सिखाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन इसमें दूसरा सही होगा स्वयं की बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता विकसित करना प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भाषा सिखाने का प्रमुख उद्देश्य है। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। आगे देखिएगा 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना, पाठ के अंत में सारांश को याद करना, कठिन शब्दों के अर्थ याद करना, सुनी हुई बात को धारा प्रवाह करना। सुनी हुई बात को धारा प्रवाह करना। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही होगा। पहला ऑप्शन विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का ये मुख्य उद्देश्य होता है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 14वां हमारे सामने है। 14वां प्रश्न देखिएगा यदि कोई विद्यार्थी हिंदी विषय में कमजोर है तो अध्यापक को निम्न में से कौन से परीक्षण का समर्थन करना चाहिए? बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, कौशल परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। हिंदी विषय में अगर कोई विद्यार्थी कमजोर है तो किस प्रकार के परीक्षण का समर्थन करना चाहिए? थर्ड ऑप्शन सही माना गया। तीसरा विकल्प कौशल परीक्षण। प्रश्न संख्या 15वां देखिए जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है पुस्तक, विद्यालय, परिवार या संचार साधन। जीवन के आरंभिक दौर में शुरुआत में मातृभाषा अगर सीखनी है तो सबसे मुख्य स्रोत क्या होगा? तो परिवार ही होगा। थर्ड ऑप्शन से होगा परिवार। अगला क्वेश्चन है वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3 या 4 वाक्य के अंग। तो सेकंड ऑप्शन से होगा वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने? 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न देखिए 17वां क्वेश्चन है भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? देखना, सुनना, बोलना या पढ़ना। तो भाषा के 4 कौशल है सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें सुनना भी है, बोलना भी है, पढ़ना भी है, देखना नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा पहला विकल्प। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 18 हमारे सामने निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री है? स्पर्श शिक्षण सामग्री, सर्वे शिक्षण सामग्री, सर्वे दृश्य शिक्षण सामग्री या दृश्य शिक्षण सामग्री। सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री इनमें से कौन सी है? थर्ड ऑप्शन होगा सर्वे और दृश्य जो शिक्षण सामग्री होती है वो सबसे प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री मानी जाती है।
आगे देखिएगा 19वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम में जो कमी रह जाती है उसकी पूर्ति हेतु क्या करना चाहिए। अगर विद्यार्थियों का आप अधिगम करवा रहे तो उसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो हमें उसकी पूर्ति के लिए क्या करना होगा। सतत अभ्यास कार्य, उपचारात्मक कार्य, अभिभावक को जानकारी देना या समग्र पाठ्य पुस्तक की पुनरावृत्ति। तो पहला ऑप्शन होगा सतत अभ्यास कार्य, लगातार अभ्यास कार्य करवाना चाहिए, तो इससे जो सीखने में कमी रही है उसकी पूर्ति होगी। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसमें, पहला विकल्प। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 20वां है, भाषा शिक्षण में पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है समसामयिक घटनाक्रम की जानकारी, मनोरंजन, पाठ्यक्रम का अधिक उपयोग या विद्यार्थियों की भाषा का उन्नयन। पत्र पत्रिकाओं का उपयोग, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा विद्यार्थियों की भाषा का उन्नयन। चौथा विकल्प यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है, पठन की योग्यता विकसित करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, देखो और लिखो विधि या अनुकरण विधि। पठन की योग्यता विकसित करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि इनमें से कौन सी होगी। विकल्प चौथा सही होगा अनुकरण विधि। कौन सी? अनुकरण विधि। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, भाषा का प्राथमिक रूप है मौखिक, व्याकरणिक, लिखित या व्यवहारिक। भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा इनमें से? फर्स्ट ऑप्शन होगा मौखिक। भाषा का प्राथमिक रूप होता है मौखिक। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। क्या सहायक है? प्रार्थना पत्र, वाद विवाद, निबंध या पत्र। मौखिक जो अभिव्यक्ति है उसमें अपन को दक्षता प्राप्त करनी है तो क्या सहायक होगा? वाद विवाद। सेकंड ऑप्शन सही होगा वाद विवाद। मौखिक अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं, एक तो अनौपचारिक, एक औपचारिक। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 24 हमारे सामने, निम्नलिखित में से सर्वे उपकरण कौन सा है? सर्वे उपकरण, पोस्टर, चार्ट, ग्रामोफोन या मानचित्र। क्या पूछ रहा है? सर्वे उपकरण कौन सा है? तो केवल सुनने वाला, केवल सुनने वाला, तो ये ग्रामोफोन। थर्ड ऑप्शन सही होगा। तीसरा विकल्प यहाँ पे राइट आंसर। 25वां क्वेश्चन हमारे सामने, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित है निबंधात्मक परीक्षा, मिलान पद परीक्षा, लघुत्रात्मक परीक्षा या पर्यवेक्षण। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में इनमें से कौन सी शामिल है? तो जो मिलान वाले वो शामिल है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा मिलान पद परीक्षा। अगला प्रश्न 26वां क्वेश्चन देखिएगा, अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन अध्यापक की सहायता करता है। किसमें? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन में, कक्षा का परीक्षण परिणाम तैयार करने में, शिक्षण हेतु गतिविधियों की सूची का निर्माण करने में या अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का रिकॉर्ड करने में। अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन अध्यापक की सहायता करता है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही माना गया, पहला ऑप्शन शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन में। पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है। यह वाक्य है भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है। ये जो कथन क्या है? असत्य है, अस्पष्ट है, सत्य है या अनुपयुक्त है? तो बिल्कुल सत्य है। थर्ड ऑप्शन सही होगा सत्य। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 28वां है, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास करना। थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। और चौथा विकल्प है विभिन्न संदर्भों में द्रुत लेखन का विकास करना। तो वाचन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या होगा? थर्ड ऑप्शन से होगा तीसरा विकल्प, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। ये तीसरा ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या व्यापकता। तो वैधता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, व्यापकता भी होती है, आत्मनिष्ठता नहीं होती। थर्ड विकल्प यहाँ पे गलत होगा, तो राइट आंसर तीसरा होगा इसमें। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 30वां हमारे सामने है, निदान का महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता है, उसके अनुसार बच्चों का उपचार किया जाता है, उसके परिणामों पर अविश्वास किया जाता है
या उसके परिणामों की उपेक्षा की जाती है। तो निदान का महत्व नगण्य कब हो जाता है? ऑप्शन पहला सही होगा, जब उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता है तो फिर निदान का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये देखिए, निदानात्मक परीक्षण में बालक की भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो कमजोरी है उसका पता लगाया जाता है, और उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, कमजोरी की समस्या का समाधान किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण में तो कमजोरी का पता लगाना और उपचारात्मक परीक्षण में उसका समाधान करना। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 31 हमारे सामने, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना या व्याकरण सम्मत कार्य करना। ऑप्शन इसमें थर्ड से होगा, तीसरा विकल्प विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है? कहानी लेखन, चित्र निर्माण, निगमन विधि या प्रश्नोत्तर विधि? मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है। फोर्थ ऑप्शन होगा प्रश्नोत्तर निर्माण। प्रश्न संख्या 33 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है? दिव्यांग विद्यार्थियों को, सृजनशील विद्यार्थियों को, कक्षा स्तर पर अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों को या अध्यापक की योग्यता अभिवृद्धि के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। थर्ड ऑप्शन से होगा तीसरा विकल्प यहाँ पे, कक्षा स्तर पर अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई को शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए? प्रशिक्षण योजना, उपविभाग योजना, वार्षिक योजना या अर्धवार्षिक योजना? थर्ड विकल्प से होगा यहाँ पे तीसरा विकल्प वार्षिक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है? मौखिक भाषा प्रयोग का जो कौशल है वो विकसित किया जा सकता है। व्याकरण अधिगम से, भाषा की पुस्तक का पठन करने से, शुद्ध उच्चारण से या साहित्य पढ़ने से? तो चारों में से कौन सा यहाँ पे सही होगा? विकल्प नंबर थर्ड सही होगा, तीसरा विकल्प शुद्ध उच्चारण से। शुद्ध उच्चारण से मौखिक भाषा प्रयोग का जो कौशल है उसको विकसित किया जा सकता है। 36वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी को रोजगारपरक शिक्षा देना, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा भावना जगाना, या विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना, या अध्यापक पर कार्यभार बढ़ाना? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकल्प होगा थर्ड से यहाँ पे तीसरा विकल्प, विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी भाषा में मूल्यांकन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं? निबंध लेखन क्षमता, अधिगम क्षमता, काव्य सृजन क्षमता या व्याकरण नियमों का ज्ञान? ऑप्शन दूसरा से होगा यहाँ पे अधिगम क्षमता। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर? ऑप्शन पहला ही सही होगा प्राथमिक स्तर। वर्तनी की जो विधिवत शिक्षा है वो हमें प्रारंभिक यानी प्राथमिक स्तर पर ही होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन या गहन वाचन? सस्वर वाचन का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? विकल्प चौथा होगा गहन वाचन। ये सस्वर वाचन का भेद नहीं है। देखिएगा, गहन वाचन और द्रुत वाचन ये तो मौन वाचन के दो प्रकार होते हैं। तो मौन वाचन के कितने प्रकार है? दो प्रकार, गहन वाचन और द्रुत वाचन।
सहस्वर वाचन के भी दो प्रकार है। कितने? दो। एक तो व्यक्तिक वाचन, एक सामूहिक वाचन। फिर इसमें व्यक्तिक वाचन के दो प्रकार है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। तो ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मौन वाचन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। और कौन कौन से? गहन और द्रुत वाचन। सहस्वर वाचन भी दो प्रकार का होता है, व्यक्तिक और सामूहिक। फिर व्यक्तिक के भी दो भेद है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अगला प्रश्न 40वां हमारे सामने, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त जो किंडरगार्टन शब्द है इसका क्या अर्थ है? बच्चों का उद्यान, निर्व्यक्तिक भाव, आंतरिक शक्ति या उद्यान के बच्चे। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ, ऑप्शन फर्स्ट इसमें से होगा पहला विकल्प, बच्चों का उद्यान। बच्चों का उद्यान। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या और एक देखिएगा, ये जो किंडरगार्टन विधि है जिसको बाल उद्यान विधि भी कहा जाता है, इसके प्रतिपादक है फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल। 41वां क्वेश्चन हमारे सामने, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जो सिद्धांत है वो सम्मिलित है, स्वगति का सिद्धांत, प्रगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत या कक्षीय एकता का सिद्धांत। अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत, ऑप्शन इसमें पहला सही माना गया है, स्वगति का सिद्धांत। स्वगति का सिद्धांत। इसमें देखिएगा थोड़ा सी, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत इस प्रकार से हैं। एक तो स्वगति का सिद्धांत है, लघु पदों का सिद्धांत इसमें आता है, तुरंत जांच का सिद्धांत भी है, सक्रिय अनुक्रिय का सिद्धांत इसमें होता है, स्व प्रेक्षण का सिद्धांत इसमें है, पुनर्बलन का सिद्धांत इसमें शामिल है। फिर आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 42 हमारे सामने, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। अधिगम लाभ की प्राप्ति हेतु, शिक्षण भार को कम करने के लिए, कक्षा में अनुशासन रखने हेतु या विद्यार्थियों का मनोरंजन करने हेतु शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कक्षा में क्यों किया जाता है? तो अधिगम लाभ की प्राप्ति हेतु, पहला विकल्प यहाँ पे राइट होगा। प्रश्न संख्या 43 में देखिएगा, कक्षेत्र कार्यक्रम द्वारा श्रवण कौशल विकसित करने में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी होगी? आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम, सामूहिक वृद्ध बाल सभा कार्यक्रम या उक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन से होगा उक्त सभी। कक्षा से इतर बाहर का जो कार्यक्रम है उसमें अगर हमें श्रवण कौशल विकसित करना है तो कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोग होगी? सभी होगी। आकाशवाणी कार्यक्रम भी हो सकते हैं, दूरदर्शन कार्यक्रम भी हो सकते हैं और सामूहिक वृद्ध बाल सभा के कार्यक्रम भी हो सकते हैं। तो विकल्प नंबर चौथा इसमें सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। 44वां क्वेश्चन है, मौन पठन का लाभ है। क्या लाभ है? अभ्यास हेतु, उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है या एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। मौन पठन का लाभ, ऑप्शन दूसरा राइट आंसर है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है वो मौन पठन से विकसित होती है। प्रश्न संख्या 45 में देखिएगा, उच्चारण सुधार कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कक्षा स्तर है। उच्चारण में सुधार करना ये जो कार्य है इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त कक्षा का स्तर कौन सा है? उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्रारंभिक या उच्च कक्षा है? तो सीधा सा जवाब है प्रारंभिक ही होगा। थर्ड विकल्प सही होगा। उच्चारण का सुधार कार्य प्रारंभिक स्तर पर हमें करना चाहिए। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 46वां है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार यह होना चाहिए, रोचक विषय वस्तु, छोटी रचनाएं, सुंदर चित्रावली या इनमें से सभी। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, विद्यार्थियों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार, तो ऑप्शन फोर्थ होगा, उपरोक्त सभी होनी चाहिए। विषय वस्तु रोचक होनी चाहिए, रचनाएं छोटी होनी चाहिए, चित्रावली सुंदर होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन राइट। प्रश्न संख्या 47, संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम मापदंड निम्नलिखित में से है, संश्लेषण, विश्लेषण, पर्यवेक्षण या मूल्यांकन। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम मापदंड, सर्वोत्तम मापदंड, फोर्थ ऑप्शन होगा मूल्यांकन। थोड़ा सा इसके संबंध देखिएगा, B.S. ब्लूम जो विद्वान है इन्होंने 1956 में इनकी एक पुस्तक है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में इन्होंने बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। इसमें एक तो संज्ञानात्मक पक्ष है,
दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक पक्ष पे फिर इन्होंने 6 भागों में बांटा है, इनमें 6 क्रियाएं शामिल है। कौन कौन सी देखिएगा, एक तो है ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन। ये जो 6 भाग है इनमें सबसे उच्चतम मापदंड इन्होंने मूल्यांकन को माना है। सबसे उच्चतम जो मापदंड है वो है मूल्यांकन का, तो ये ध्यान में रखिएगा। B.S. ब्लूम शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इनकी पुस्तक है और शैक्षिक उद्देश्यों को इन्होंने 3 भागों में बांटा। ये प्रश्न भी काफी बार आ चुका है। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक और क्रियात्मक, ये नाम भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे उच्चतम जो मापदंड है वो इनमें मूल्यांकन को माना गया है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 48 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का आशय क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का आशय सह संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। व्यापक शब्द का आशय, तो व्यापक शब्द का आशय क्या होगा? थर्ड ऑप्शन से होगा। सह संज्ञानात्मक भी होता है और संज्ञानात्मक भी होता है। विकल्प ए और बी दोनों राइट, थर्ड ऑप्शन। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 49 है, 49वां क्वेश्चन है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको है? रायबर्न को, मॉरिसन को, थॉमस एम रिस्क को या हेनरी कोल्डवेल कुक को? खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय हेनरी कोल्डवेल कुक, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। और प्रश्न संख्या 50वां और आज के इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु शिक्षण कार्य किया जाता है। यह वाक्य क्या असत्य है, अस्पष्ट है, सत्य है या इनमें से कोई नहीं? उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थी की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करके शिक्षण कार्य किया जाता है, दूर करते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है। क्या कथन सत्य है? जी हाँ, बिल्कुल सत्य। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, सत्य है। तो ये रीट 2021 का जो एग्जाम हुआ था जिसमें 2 पेपर हुए थे, रिवाइज पेपर भी हुआ था, तो उसमें हिंदी भाषा के तहत लेवल 2 में भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों में मिलाकर कुल ये 50 प्रश्न हमने लिए हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा और इनके आधार पर आगे की तैयारी को जारी रखिएगा। नेक्स्ट है जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हिंदी भाषा के जो प्रश्न है शिक्षण विधियों के रीट 2022 में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।